जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में जितना उसका रिलेटेड फैक्ट होगा, कंसेप्ट होगा, वो भी समझेंगे, ताकि आपका ऑल राउंड 360 डिग्री फैक्ट भी क्लियर हो जाए और कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो एक बार टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। आप हमारे ऐप से ले सकते हो, इन नंबर्स पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है। मतलब सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा जो लिखने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखा हुआ है, सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे भारत का ही है, इंडिया का है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अब इसमें बोले जरा कौन सा जो पेयर है जो सही मैच नहीं है। ठीक है, जो सही मैच नहीं है, ये आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दे दी गई हैं। जो इसमें सही मैच नहीं है वो है आपका डी वाला। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 26 से 27 में नहीं आता है। ठीक है, 26 से 27 में नहीं आता है, इसीलिए ये गलत है। और क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कौन सा गलत है, तो डी वाला टिक करोगे। कौन सा है जरा आपको मैं दिखाता भी हूं। अगर आप देखोगे, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये आपका आर्टिकल 23 से लेके 24 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 23 से लेके 24, तो ये ध्यान रखना। आगे देखो, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में बताया गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को, तो ये बताया गया आपके आर्टिकल 75 में, याद कर लेना। इसका मतलब ये है, जितना भी आपके मंत्रिपरिषद है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा, मतलब कि अगर लोकसभा में कोई भी ऐसा प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, एक को नहीं, सभी इस्तीफा देंगे। फिर आपको पता है हमारे संविधान में एक आपका दल बदल विरोधी कानून भी है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है ये कौन से शेड्यूल, कौन सी अनुसूची में आता है, तो ये आता है आपके 10th शेड्यूल में। कौन सा, 10वीं अनुसूची में। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका जो दल बदल कानून है, ठीक है, ये कौन से आपके शेड्यूल, अनुसूची में आता है, ये आपके 10th शेड्यूल में आता है। बाद में संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। फिर आइए, बोला जा रहा है इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है नहीं है, तो जो नहीं है वो है आपकी सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ए वाला। बाकी सब जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, कि आपका वैज्ञानिक आपका दृष्टिकोण आना चाहिए, वृत्ति होनी चाहिए। फिर जो संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, संविधान के हिसाब से चलना, पब्लिक इलेक्शन में वोट करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि जहां पे ज्यादा छुट्टी पड़ती है, वीकेंड पड़ जाता है, लोग घूमने निकल जाते हैं, वोट भी नहीं देते। लेकिन अगर ये होती फंडामेंटल ड्यूटी तो सभी को वोट देना जरूरी रहता। आगे देखें, 9th शेड्यूल किसके दौरान पे इंट्रोड्यूस करा गया था, ये बोला जा रहा है। कौन था उस समय पे, प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत को संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था, तो ये करा गया था आपके जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। ठीक है, नेहरू जी के टाइम पे 9th शेड्यूल आया था। फिर देखो, अब देखो हमारे देश में प्रेसिडेंट भी होते हैं और फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति भी होते हैं। अब मान लो उपराष्ट्रपति को आपको हटाना है, तो इसके लिए प्रस्ताव जो है, जो आपका प्रपोजल होगा, वो आप कहाँ ला सकते हो। ठीक है, तो ये लाया जाता है सिर्फ राज्यसभा में। ये ध्यान रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है किसी संकल्प से, तो वो संकल्प सिर्फ राज्यसभा में आएगा। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो वो संकल्प, जो प्रस्ताव है, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी आप ला सकते हो। ठीक, फिर आगे आओ। संसद ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, तो ये करा था आपके 1985 में। ये किस लिए होता है भैया, जो आप लोग चुन के जाते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जैसे एसडीएम हो गए, पीसीएस, आईएएस, उनकी मान लो सर्विस को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो फिर वो इसमें जा सकते हैं। ये अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है,
तो ये अभी मैंने आपको बताया ही था, ये हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 75 ठीक। अब बोला जा रहा है जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार 1946 में, उसमें कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो वाइस प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? ऊपर आपका उपाध्यक्ष, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। अब बोला जा रहा है अगर कि कहीं पे पंचायत डिसॉल्व हो चुकी है, विघटन हो चुका है उसका, तो इलेक्शन कितने महीने के अंदर आपको करने होंगे? तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन वहां पे कराने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा समय बिना चुनाव के आप नहीं रह सकते, मतलब आपका प्रतिनिधि होना चाहिए, इसीलिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाइए। फिर बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू पार्लियामेंट। मतलब जो बजट आपका पेश होता है, बजट को तैयार करना होता है, उसको संसद में पेश करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, बनाता तो वित्त मंत्रालय, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बजट को पूरा आपका प्रिपेयर करने के लिए। फिर आगे आइए, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमिटी कौन सी, सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये है आपकी कमिटी ऑन एस्टीमेट्स, बी वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखो इसमें बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है आपके जज होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन जज की जो पावर है इसको अगर हमें बढ़ाना है तो ये कौन बढ़ा सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, पावर नहीं, इनका मतलब एक सेकंड रुकिएगा, जज जो हैं, जजों की जो संख्या है, जो जजों का नंबर है, इसको अगर आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, ये बोला जा रहा है द पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन, तो ये सिर्फ बढ़ा सकता है आपकी संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकता है। फिर बोला जा रहा है भारत सरकार ने नीति आयोग की जगह पे कोई दूसरी आपकी, नहीं एक सेकंड रुक जाइए, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? ठीक है, मतलब नीति आयोग आया, उसने किसको रिप्लेस किया? तो भैया नीति आयोग के पहले था आपका प्लानिंग कमीशन, कौन सा था? योजना आयोग, तो डी वाला जो है ये सही है, प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद में फिर नीति आयोग आया। अब बोला जा रहा है कि हमारे संविधान का कस्टोडियन, हमारे संविधान का भी रक्षक जो है, कस्टोडियन कौन है? तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय। अगर हमारी संसद भी कोई ऐसा कानून पास कर दे जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या संविधान की आदर्शों के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जो है खारिज कर देता है। फिर आगे आओ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, इनको लेके संविधान में किस पार्ट में बात करी गई है? तो ये करी गई है आपके पार्ट 16 में। कौन सा? पार्ट 16 में। आगे देखो, अब बोला जा रहा है कि भैया कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया आपके आर्टिकल 338 के तहत। कौन सा? आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आगे आइए, अब बोला जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें चेयरमैन को मिला के, अध्यक्ष को मिला के कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर्स चेयरमैन को मिला के होते हैं? तो ये इसका जो नंबर है टोटल 5 है। अब देखो ये कराने का मतलब इसलिए ये है कि भैया देखो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड तो है ही। तो जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, जितनी भी आपकी नेशनल बॉडीज है ना, इनको पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है। फिर आगे आओ, जो मेंबर्स हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया सदस्यों की नियुक्ति करेंगे आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जितनी भी आपकी संवैधानिक बॉडीज हो गई, वैधानिक हो गई, स्टैट्यूटरी हो गई, उन सबके मेंबर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फिर आओ, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये करते हैं रिपोर्ट प्रस्तुत प्रेसिडेंट को ही। ठीक है, किसको करा जाता है? प्रेसिडेंट को करा जाता है। फिर आओ, लोकसभा में इस समय पे शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी आपकी सीटें जो है रिजर्व्ड हैं? वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आरक्षित है टोटल इस समय पे 84। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में जरूर आते हैं कि सीटें कौन से राज्य में, भारत का कौन सा राज्य ऐसा जहां पे शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा सीटें रिजर्व्ड है? वो आपका यूपी हो गया। शेड्यूल ट्राइब के लिए हो गया एमपी हो गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछे जाते हैं आपसे। आगे आओ, अब बोला जा रहा है कि भाई सीटें जो रिजर्व है, अब शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के बारे में बताइए। पहले आपका शेड्यूल कास्ट, अब अनुसूचित जनजाति की जो सीटें रिजर्व है ये हैं आपकी 47। कितनी है? 47 है। आगे आओ, व्हेन वाज द फर्स्ट
बैकवर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड हेडेड बाय काका कलेलकर। प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था जिसके अध्यक्ष काका कलेलकर थे? तो ये इसका गठन हुआ था 1953 में, ठीक है, 1953 में। फिर जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, फर्स्ट की बात कर ली, सेकंड को किसने हेड किया? बीपी मंडल ने हेड किया है, ठीक है, दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है। और इसका गठन कब हुआ है? ये हुआ है आपके 1979 में, ठीक है, कब? 1979 में। फिर आगे आओ, किस साल भैया हमने 27% का आरक्षण जो है ओबीसी को दिया, जो अदर बैकवर्ड क्लास है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण घोषणा कब करी गई ये बोला जा रहा है? तो घोषणा करी गई थी 1990 में, ठीक है। उसी के बाद में इसके पहले रिजर्वेशन सिर्फ दो ही आपको कास्ट को मिलता था, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। फिर 1990 के बाद ओबीसी भी जुड़ गया इसमें, ठीक। आगे आइए, नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लास है ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन कब करा गया? तो ये करा गया आपके 1993 में, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें बोला जा रहा है कि कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 5 होते हैं, इसमें भी कितने होंगे? इसमें भी आपके सदस्य टोटल अध्यक्ष को मिला के 5 होंगे। फिर आओ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है हमारे देश में। इसका गठन कब हुआ है? ये भी 1993 में इसका गठन हुआ है, याद करते रहो 1993 में। और नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लास है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, इसका भी 1993 में, ठीक है। फिर आगे देखो, व्हेन वाज द 7-member कमिटी हेडेड बाय राजेंद्र सच्चर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी? मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्य कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था आपके 2005 में, ठीक है, 2005 में। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है सच्चर कमेटी, 2005 में गठन था। फिर आगे आओ, जैन लोगों को आपका माइनॉरिटी का दर्जा जो है कब मिला है? ये मिला है आपके 2014 में, ठीक है, जैन समुदाय को। फिर देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब परचेज सेल मतलब ये तो फिर आप समझो पुराने काल में चले जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों की तस्करी होती थी, खरीद लिया, गुलामी कराते थे उनसे, स्लेव बना दिया। तो ये जो मना करता है हमारे संविधान का आर्टिकल, वो है आपका आर्टिकल 23। कौन सा आर्टिकल मना करता है? आर्टिकल 23 करता है, ठीक है। तो ये देखो, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताया था ना, उसी में पहले वाला आर्टिकल है 23। आगे देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड टू गिव इक्वल पे टू बोथ मेन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क। मतलब अगर एक जगह पे कहीं पुरुष काम कर रहा हो, महिला काम कर रही है, दोनों काम कर रहे हैं और दोनों ने बराबर काम किया, दोनों को बराबर पैसा आपको देना है। ये नहीं कि पुरुष को ज्यादा दो और महिलाओं को कम दो। तो ये ऐसा प्रावधान किस में करा गया है? तो ये करा गया आपके आर्टिकल 39 में, और ये आता है हमारे डीपीएसपी पे आता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे आओ, महिलाओं के लिए जो हमारे ग्राम पंचायत और जो आपकी नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटी, इसमें कितना आरक्षण है? ठीक है, इसमें कितना आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया आपका 33% है। कितना है? 33%। फिर आगे आओ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी हमारा, भैया देखो राष्ट्रीय आयोग बहुत है, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी बैकवर्ड क्लास के हैं, महिलाओं के लिए हैं, माइनॉरिटी के लिए हैं, तो ध्यान रखना। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये आपका गठन हुआ है इसका 1992 में, 1992 इसका जो है करेक्ट आंसर है। फिर देखो भैया, चुनाव आयोग हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? ये बस ध्यान रख लो, आर्टिकल 324 याद कर लो, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन देखने को मिलेगा। और कब गठन हुआ इसका, मतलब कब एस्टैब्लिश हुई है? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, तभी इसलिए हम इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। वोटर्स डे किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? मतदाता दिवस। तो ये आपका सेलिब्रेट करा जाता है 25 जनवरी को, वही जिस दिन आपका निर्वाचन आयोग बना था। फिर आगे आओ, व्हेन वाज द कमिटी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के संथानमन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? निर्वाचन सुधार हेतु के संथानमन की अध्यक्षता में कमेटी कब बनाई गई थी? मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब है कि कैसे जो है, जो हमारा वोटिंग प्रोसीजर है, जो चुनाव का प्रोसीजर है, उसमें और सुधार लाए जाए। कुछ कुछ कमियां हैं ना, जैसे खर्चा होता है, करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब समझो कि शराब बांटी जाती है गाँवों में, पैसा बांट दिया जाता है कि हमें वोट दो। तो ये सब सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए? कमेटी बनी थी। और यही बोला जा रहा है कमेटी कब बनी है? ये बनी आपकी 1962 में, ठीक है। 1962 में एक चीज और हुई थी, इंडिया चाइना का जो है आपका युद्ध भी हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आ गया, पहले वोटिंग एज जो थी वो 21 साल थी, इसको बाद में घटाया गया, कितना करा गया? 18 वर्ष करा गया।
बोला जा रहा है कौन से साल करा गया था, तो ये करा गया था आपके 1989 में, ठीक है। 21 से लेके 18 कर दिया गया था, 1989 में करा गया था। फिर आगे आओ 40 वाला देखते हैं। When was the committee formed under chairmanship of दिनेश गोस्वामी for electoral? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए पहले एक कमेटी और बनी है, कौन सी, के संथानमन के लिए। फिर दिनेश गोस्वामी की भी एक कमेटी बनी है, और ये कब बनी है, ये बनी है आपकी 1990 में बनी है। कब, 1990 में। आगे देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें कितने प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचक चाहिए, प्रपोजर और सपोर्टर इलेक्टर चाहिए, इसमें कितने, तो ये चाहिए होते हैं आपके 50, ठीक है। वरना पता है पहले क्या होता था, राष्ट्रपति के चुनाव, अब हमारे लोकतंत्र में बोला गया कोई भी चुनाव लड़ सकता है जो आपका राष्ट्रपति के लिए, तो कोई भी समझो गांव में जिसको आपको नेता बनने का शौक है, जिसने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो सीधा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते थे और बोलते थे देखो हम हार गए इस चुनाव में, तो देखो हमारा मतलब हमने कितनी बड़ी चीज से हारे हैं। तो इसको रोकने के लिए कोई भी जो है कहीं का गली कुच्चा का कोई नेता जो है जाके चुनाव लड़ जा रहा है, इसके लिए बनाया गया है कि आपका कम से कम 50 लोग जो है सपोर्टर होने चाहिए। फिर आ गया सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगी जाती है, कितनी मांगी जाती है, 15,000 राष्ट्रपति का जिसको चुनाव लड़ना है। ये तो चलो कम है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको लाने होते हैं। निर्वाचक कौन होता है, निर्वाचक या तो एमएलए होना चाहिए या एमपी। अब 50 एमएलए को जो जानता होगा वो नॉर्मल आदमी नहीं होगा, वो लड़ सकता है चुनाव। ऐसा नहीं गली गांव में जो है कोई भी चुनाव लड़ जा रहा है सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आ गया फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, ठीक है। जो आपकी पहले एस्टिमेट कमेटी है वो कब आपकी उसका गठन किया गया है ये बोला जा रहा है, तो ये है आपका 1950 में, ठीक। आगे आओ। द वर्ड मंत्रिमंडल कैबिनेट इज मेंशन्ड ओनली वंस इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है, ये बोला जा रहा है। तो ये हुआ है आपके आर्टिकल 352 में हुआ है। तो मंत्रिमंडल शब्द का जो आपका यूज है वो एक ही बार आर्टिकल 352 में हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि हमारे भारत में पहला लोकायुक्त का जो आपकी संस्था थी, इंस्टीट्यूशन, वो किसने एस्टैब्लिश करी, कौन से राज्य ने करी, तो ये करी थी आपके महाराष्ट्र ने। काफी क्वेश्चन आता है इसका लोका, मतलब ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इसको तो कर लेना कि पहला जो राज्य था वो कौन सा आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट प्रपोज इन पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है। भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको ओम्बड्समैन वही होता है जो लोकायुक्त हो गया, ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो इसके बारे में जो पहली बार बात करी थी अशोक कुमार सेन ने, ठीक है। एकदम नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है और पहला जो आपका प्रपोजल है वो अशोक कुमार सेन ने दिया। और पहला लोकपाल बिल, लोकपाल और लोकायुक्त एक ही चीज है, ठीक है, मतलब एक ही आपका वही करप्शन को लेके ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। भारतीय संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया, तो लोकपाल बिल आपका सर्वप्रथम हुआ है 1968 में, 1968 में, ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त इसलिए होता है जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, अब इन पे मान लो कोई केस है तो इस पे कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, तो इन लोग को जिम्मेदारी दी जाती है। तो पहला बिल जो है आपका कब आया, 1968 में आया है, ठीक है। फिर आगे देखो 48 वाला, किस आयोग ने भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की है, विच कमीशन हैज रिकमेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो किसने आपका रिकमेंड करा है, ये करा है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। एआरसी भी बोला जाता है शॉर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। लेखपाल का जो शब्द है ये इंडिया में किसने कॉइन किया था पहली बार, ये बोला जा रहा है, तो ये करा है आपके शांति भूषण ने, ठीक है। किसने करा था, शांति नहीं, एक सेकेंड रुकिए, ये शायद शांति भूषण नहीं है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका एलएम सिंघवी है, ठीक है, सी वाला एलएम सिंघवी, ये ध्यान रखना। फिर ये ध्यान रखो, ये जो ओम्बड्समैन है, ये लोकपाल लोकायुक्त, ये पहली बार किस देश में चालू हुआ, भैया भारत में तो आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ चालू हुआ, महाराष्ट्र में, लेकिन पहली बार पूरे वर्ल्ड में किस देश में चालू हुआ, तो ये हुआ था स्वीडन में चालू, ठीक है। कहाँ पे, स्वीडन में, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 50 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। अब पूरे 500 एमसीक्यू की आपकी सीरीज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, साथ में आप देखो जो रिलेटेड फैक्ट है, कंसेप्ट है, वो भी समझ में आता जा रहा होगा और रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपका पॉलिटी जो है क्लियर होगा। पूरी सीरीज को सही से फॉलो करिएगा, अच्छे से पॉलिटी, अब देखो पॉलिटी से आप समझो 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कंप्लीट करना है, तो सीरीज अच्छे से आप लोग देख लेना, काफी फायदा आपको होने वाला है। बाकी टेस्ट सीरीज आप हमारी लगा सकते हो, ठीक है,
यूपी पीसीएस की, एकदम रियल एग्जाम जैसी होगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेगा, जिससे आपका अच्छे से जो है सिलेबस प्रिपेयर हो। बाकी आरओ का भी हमारा कोर्स चल रहा है, बीईओ का भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।